डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको व्यवस्था का अर्थ बताऊंगी कि व्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है, और उसके बाद मैं आपको सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। व्यवस्था का अर्थ। व्यवस्था का अर्थ विभिन्न इकाइयों के संगठन एवं एकता से लिया जाता है। व्यवस्था शब्द स्थिरता का नहीं बल्कि गतिशीलता एवं संतुलन का परिचायक है। उदाहरण के लिए जब हम संचार व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि की चर्चा करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये बताना होता है कि इनकी संरचना परस्पर संबंधित इकाइयों से बनी हुई है, जिनमें साम्यता एवं एकीकरण पाया जाता है और जिनमें साथ ही गतिशीलता है। इस तरह से जब हम शरीर व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं उसकी कार्य प्रणाली को प्रकट करना होता है। नेल्सन एंडरसन ने व्यवस्था के संबंध में जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है: संबंधित हितों या क्रियाओं का संकलन माना है उन्होंने व्यवस्था को। थियोडोरसन एवं थियोडोरसन के अनुसार अंतर संबंधित एवं परस्पर निर्भर अंगों से मिलकर बनने वाला संगठन जो एकता का निर्माण करता है व्यवस्था है। इस प्रकार किसी भी संरचना की इकाइयाँ जब परस्पर इस प्रकार से संबंधित हों कि वे एक प्रतिमान को प्रकट करती हों तथा प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे को एकता में पिरोती हों तथा एक दूसरे को क्रियाशील एवं गतिशील बनाए रखती हों तो हम उसे व्यवस्था की संज्ञा देंगे। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपको कि कोई भी व्यवस्था कभी भी स्थिर नहीं रहती है, कभी भी पूर्ण संतुलित नहीं होती और ना पूर्ण रूप से उसकी भविष्यवाणी ही संभव है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मैं अब आपको व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताने जा रही हूँ, उन्हें समझिएगा। प्रत्येक व्यवस्था की एक संरचना होती है जो अनेक उपव्यवस्थाओं एवं तत्वों या इकाइयों से मिलकर बनती है। ये व्यवस्था की एक विशेषता है। इसी प्रकार केवल इकाइयों या तत्वों के सम्मिलन से ही किसी व्यवस्था का निर्माण नहीं होता, वरन इन इकाइयों में एक क्रमबद्धता, संबद्धता, नियमितता पाई जाती है। व्यवस्था की इकाइयाँ परस्पर प्रकार्यात्मक रूप से एकता के सूत्र में बंधी होती हैं। इकाइयों की प्रकार्यात्मक रूप से संबद्धता एक प्रतिमान को प्रकट करती है। उदाहरण इसका आपको बताने जा रही हूँ। जैसे वायुयान का निर्माण विभिन्न कलपुर्जों रूपी इकाइयों से होता है। इन कलपुर्जों को मनमाने ढंग से जोड़ने पर वायुयान का निर्माण नहीं होता, बल्कि उन्हें एक निश्चित क्रम से जब हम जोड़ते हैं, यानी निश्चित क्रम से जोड़ने पर ही एक विशेष प्रतिमान प्रकट होता है, जिसे हम वायुयान कहते हैं। एक अन्य विशेषता जो है व्यवस्था की वह इस प्रकार है: विभिन्न इकाइयों की प्रकार्यात्मक संबद्धता के कारण व्यवस्था के रूप में एक पृथक संपूर्णता का निर्माण होता है। इसका उदाहरण समझिए। विभिन्न कलपुर्जों की क्रमबद्धता, संयुक्तता के कारण ही वायुयान रूपी एक व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसे पृथक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार व्यवस्था की
एक अन्य विशेषता है, व्यवस्था में गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता पाई जाती है। गतिशीलता, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। समय एवं आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन आते रहते हैं, जो इसके गतिशील पक्ष को प्रकट करते हैं। इस विशेषता के संबंध में मैंने आपको शुरू में भी बताया। इस संदर्भ में एक बात और भी महत्वपूर्ण है, वह ये कि व्यवस्था का तात्पर्य कभी भी संपूर्ण संतुलन से नहीं लिया जाना चाहिए। सभी व्यवस्थाओं में किसी न किसी मात्रा में असंतुलन अवश्य ही मौजूद रहता है। व्यवस्था के प्रकार। सबसे पहले आपको बताऊंगी प्राकृतिक व्यवस्था। प्राकृतिक व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसका संचालन एवं नियंत्रण मानव के हाथ में नहीं है, बल्कि प्रकृति ही उसका संचालन एवं नियमन करती है। उदाहरण के रूप में पृथ्वी का घूमना, ऋतु परिवर्तन, दिन रात होना, पेड़ पौधों का फलना फूलना, जीवों के शरीर का विकास होना, ये सब कुछ प्रकृति की व्यवस्था पर ही निर्भर है। प्राकृतिक व्यवस्था को दो उपभागों में हम बांट सकते हैं, एक सावयवी व्यवस्था और दूसरा असावयवी व्यवस्था। सावयवी व्यवस्था, इसका उदाहरण पेड़ पौधों एवं जीवित प्राणियों की शरीर व्यवस्था से है। शरीर का निर्माण एवं संचालन जैसे जन्म, वृद्धि, विकास, मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होता है। असावयवी व्यवस्था। असावयवी व्यवस्था का उदाहरण है सौरमंडल। सौरमंडल में छोटे बड़े तारे, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और उपग्रह प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही क्रियाशील एवं गतिशील बने हुए हैं। मानव निर्मित व्यवस्था। प्राकृतिक व्यवस्था के विपरीत कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिनका निर्माण एवं नियंत्रण मानव के हाथ में होता है, वही उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता है, यानी मानव ही उसमें परिवर्तन और संशोधन करता है। और इन व्यवस्थाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले यांत्रिक व्यवस्था। इस व्यवस्था में निर्जीव वस्तुओं को अर्थपूर्ण रूप से क्रमबद्ध रूप में संयुक्त करते हैं और ये इकाइयाँ यंत्रवत एवं व्यवस्था के रूप में क्रियाशील रहती हैं। उदाहरण के रूप में रेडियो, वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर, पंखा, मशीनें, घड़ी आदि सभी यांत्रिक व्यवस्था हैं। इसमें दूसरा जो है प्रकार मानव निर्मित व्यवस्था का, व्यक्तित्व व्यवस्था, पर्सनालिटी सिस्टम। व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक पक्षों से होता है। प्राणिशास्त्रीय या शारीरिक लक्षण इसके आधार या बाह्य स्वरूप कहे जा सकते हैं। दूसरी ओर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक विशेषताएं व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष के निर्माण में मौलिक हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक गुण जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं, मानव द्वारा अर्जित किए जाते हैं। समाज व संस्कृति ही व्यक्तित्व को एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। समाज व संस्कृति का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, इसीलिए व्यक्तित्व को मानव निर्मित व्यवस्था माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज, समूह, समुदाय, संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये सभी मानव की कृतियां हैं। मानव निर्मित व्यवस्था का तीसरा प्रकार सांस्कृतिक व्यवस्था। मानव ही संस्कृति का निर्माता है। पर्यावरण का ये
सारा भाग जिसका निर्माण मानव ने किया है संस्कृति कहलाता है। सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम मानव निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही पक्षों को सम्मिलित करते हैं, किंतु भौतिक और अभौतिक तत्वों के संयुक्तीकरण मात्र से ही सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं बनती है। इसके लिए इन तत्वों को एक विशेष क्रम में संबंधित किया जाता है, जिससे कि एक पृथक संपूर्णता का निर्माण होता है। सामाजिक व्यवस्था, मानव निर्मित व्यवस्था का चौथा प्रकार सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण मानव के सामाजिक संबंधों एवं अंत्यक्रियाओं द्वारा होता है। ये एक अमूर्त व्यवस्था है। सामाजिक संबंध व सामाजिक अंत्यक्रियाएं रीति रिवाजों, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह, समिति, संस्था, नियंत्रण आदि से प्रभावित होते हैं। समाज के ये उपखंड या तत्व परस्पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से संबंधित रहते हैं और मानवीय क्रियाओं, व्यवहारों, संबंधों को प्रभावित करते हैं तथा समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो अभी मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था से पहले व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके प्रकारों के बारे में बताया। अब हम सामाजिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। पार्सन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। पार्सन ये स्पष्ट करते हैं अपनी इस परिभाषा में कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसका कि कम से कम एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति के लिए व्यक्तिक कर्ताओं को पारस्परिक अंत्यक्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं। ये जो अंत्यक्रियाएं हैं, इन अंत्यक्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध उनकी परिस्थितियों के साथ सांस्कृतिक रूप से परिचित या स्वीकृत प्रतीकों की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित एवं मध्यस्थित होता है। अपनी परिभाषा को पार्सन्स ने इस प्रकार से स्पष्ट किया है जो मैंने आपको अभी बताया है। जॉन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयां आपस में तथा समग्र समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होती हैं। पार्सन की परिभाषा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की जो विशेषताएं या उनकी परिभाषा में जो बातें सामने आई, जो तत्व सामने आए, वे इस प्रकार से हैं। एकाधिक व्यक्तिक कर्ता। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में एक से अधिक व्यक्तिक कर्ताओं का होना एवं उनका परस्पर आपस में उनमें अंत्यक्रिया करना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि कोई एक ही व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकता है। उसके लिए एकाधिक मतलब एक से अधिक व्यक्तिक कर्ता होने चाहिए। दूसरा, अंत्यक्रियाओं का आदर्श लक्ष्य कई कर्ताओं द्वारा ही की जाने वाली अंत्यक्रिया उद्देश्यहीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका उद्देश्य समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों की पूर्ति होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही समाज व्यवस्था जन्म लेती है। कर्ता यानी जो क्रिया करते हैं उन्हें कर्ता कहते हैं। तो अंत्यक्रियाओं का आदर्श लक्ष्य, इसका मतलब है जो कर्ता यानी कई कर्ता जो अंत्यक्रिया करते हैं वह अंत्यक्रिया उद्देश्यहीन नहीं होनी चाहिए। क्रमबद्धता।
सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयाँ क्रमबद्ध रूप से परस्पर संबंधित होनी चाहिए, जिससे कि एक पृथक संपूर्णता का निर्माण हो सके। प्रकार्यात्मक संबंध। समाज व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध होते हैं। वे सभी गतिशील एवं क्रियाशील रहकर अपने कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करती हैं। पर्यावरण। प्रत्येक समाज व्यवस्था किसी न किसी भौतिक पर्यावरण में ही क्रियाशील होती है। ये पर्यावरण एवं परिस्थितियाँ अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही हो सकती हैं और इनका प्रभाव भी समाज व्यवस्था पर पड़ता है। समाज व्यवस्था इनसे अपना संतुलन बनाए रखती है। सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध मानवीय आवश्यकताओं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से ज़रूर होता है। प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून, धर्म आदि सांस्कृतिक पक्ष, ये सांस्कृतिक पक्ष हैं। प्रथाएं, रीति रिवाज, धर्म, कानून आदि ये जो है सांस्कृतिक पक्ष हैं, ये सामाजिक व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। इनके कारण सामाजिक व्यवस्था में एकता एवं एकरूपता उत्पन्न होती है। ये सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष को दूर करने और संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। अलग अलग समाजों की सामाजिक व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है, किंतु उनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अब आपको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व, सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न स्तर, प्राविधिक आर्थिक एकीकरण का स्तर और लक्ष्यों का राजनैतिक वैधानिक एकीकरण का स्तर, लक्ष्यों का धार्मिक नैतिक एकीकरण बताऊंगी। धन्यवाद।